स्टार्ट करते हैं। पार्टिसिपेंट्स थोड़े कम नजर आ रहे हैं मुझे, 20 है, 27 थे ब्रेक से पहले पिछली मीटिंग में, तो देख लेते हैं। चलो मल्टी प्रोग्रामिंग बेस्ड सिस्टम, अच्छा ये एफिशिएंसी के लिए में चाहिए होता है, यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम को हम बात करें, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम जो है बेस्ड सिस्टम भी कहलाते हैं। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं जिनको एक ही वक्त में चलाने की कोशिश की जा रही है, मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, और हम ज्यादातर इस कोर्स में यही चीज देखेंगे, मल्टीपल प्रोग्राम है। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम 1 है, प्रोग्राम को ज्यादातर हम प्रोसेस कहेंगे अपने कोर्स में, तो एक प्रोग्राम 1, एक प्रोग्राम 2 है, एक प्रोग्राम 3 है, मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं और इन प्रोग्राम्स को एक ही वक्त में चलाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, सेम टाइम पे। तो अगर सेम टाइम पे चलाएंगे तो जाहिर है थोड़ा इसको चलाना पड़ेगा, फिर थोड़ा इसको चलाना पड़ेगा, फिर थोड़ा इसको चलाना पड़ेगा। ठीक है, फिर दोबारा इसकी बारी आएगी, फिर यानी कि ये स्विचिंग, फास्ट स्विचिंग होगी, फास्ट स्विचिंग होगी मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर। क्योंकि देखो सिंगल अगर मल्टीपल प्रोग्रामिंग यूज ना करें, सिंगल यूजर जो है वो सीपीयू को ज्यादातर बिजी नहीं रख सकता हर वक्त। एक ही प्रोग्राम चल रहा है तो एक ही प्रोग्राम चल रहा है तो सीपीयू काफी देर तक खाली बैठा रहेगा, क्योंकि उस प्रोग्राम को चलने में काफी गैप भी आता है, वो काफी चीजें जो है वो प्रोसेस करके रख भी देता है, फारिग हो जाता है, तो सीपीयू जो है काफी देर तक आइडल रहेगा। तो हम चाहते हैं सीपीयू को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा टास्क परफॉर्म कर सके सीपीयू। तो वो पॉसिबल जब है जब मल्टी प्रोग्रामिंग अप्लाई की जाए। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है मल्टीपल प्रोग्राम्स या मल्टीपल जॉब्स जो है वो एक ही वक्त के अंदर जो है एग्जीक्यूट किया जाए, एक ही वक्त के अंदर एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जाए। A subset of total jobs in system is kept in memory। ठीक है, तो मेमोरी के अंदर जो है रख दिए जाते हैं और उनके दरमियान होती है जॉब स्केजुलिंग। ये हम डिटेल में देखेंगे, बहुत ज्यादा इसके एल्गोरिथम्स भी आएंगे आगे कि कौन सी जॉब चलाई जाए। कि एक प्रोसेस 1 है, पहले इसको चलाएं, फिर इसको चलाएं, फिर इसको चलाएं, फिर इसकी बारी आ जाए, इसकी बारी आ जाए, इसकी बारी आ जाए। तो मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स है, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का एक एल्गोरिथम है कि जो जॉब पहले आई है उसको पहले चलाया जाएगा, जो जॉब बाद में आई है उसको बाद में चलाया जाएगा। इसका नाम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, फीफो भी कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसके अलावा जो है और भी हैं, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट है, मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स हैं, हम आगे आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में। तो शेड्यूलिंग होती है कि भाई कौन सा एल्गोरिथम के तहत जो है सारे प्रोग्राम्स को चलाया जाए, किस एल्गोरिथम के तहत। उस एल्गोरिथम को इसकी स्केजुलिंग को हम कहते हैं जॉब स्केजुलिंग। ठीक है, जॉब स्केजुलिंग की जाती है कि सारे प्रोग्राम्स जो है वो एक ही वक्त में चल जाए, उनकी जॉब स्केजुलिंग की जाती है। जाहिर है वहीं कहीं कराई जाएगी जहां पर मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम होगा। When it has to wait for IO, for example, operating system switch to another job। ठीक है, जब एक IO कोई फॉर एग्जांपल कीबोर्ड से कोई की प्रेस करनी है, कोई IO की रिक्वेस्ट आ गई, प्रोसेसर वेट कर रहा है, तो वेटिंग टाइम के अंदर वो किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और जॉब को रन कर लेगा, किसी और प्रोग्राम को रन कर लेगा। ठीक है, यानी कि वेटिंग टाइम को यूटिलाइज कर लेगा कोई दूसरी जॉब को, क्योंकि वो उसको नजर आ रहा है 3 जॉब्स हैं, मुझे तीनों चलानी है। तो अगर कोई वेटिंग टाइम आएगा तो उस वेटिंग टाइम के अंदर वो किसी भी जॉब को चला लेगा। तो ये फायदा है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का कि मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ चल जाते हैं और प्रोसेसर की जो एफिशिएंसी है ना वो सही तरीके से यूटिलाइज होती है। तो ये था। इसके अलावा टाइम शेयरिंग सिस्टम्स होते हैं, टाइम शेयरिंग और ब्रैकेट में मल्टीटास्किंग लिखा हुआ है। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? is logical extension in which CPU switches jobs so frequently that users can interact with each job while learning। ठीक है, तो यानी कि ये टाइम शेयरिंग सिस्टम में होता है क्या है कि थोड़ा सा टाइम पहली जॉब को दिया, थोड़ा सा टाइम दूसरी जॉब को दिया, थोड़ा सा टाइम तीसरी जॉब को दिया, तो थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा है सबको, तो टाइम शेयर कर दिया। सारे प्रोग्राम, सारी जॉब्स के दरमियान या सारे प्रोग्राम्स के दरमियान टाइम शेयर कर दिया।
तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम। ये टाइम शेयरिंग से फायदा ये होता है कि सारे प्रोग्राम एक साथ चलते हैं और लगता यही है कि सारे प्रोग्राम हालांकि सब अपने अपने टाइम पे चल रहे होते हैं, क्योंकि हर एक को अलग अलग टाइम मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 मिली सेकेंड है, तो एक प्रोग्राम को 2 मिली सेकेंड मिला तो दूसरे प्रोग्राम को भी 2 मिली सेकेंड मिल जाएगा, तीसरे प्रोग्राम को भी 2 मिली सेकेंड मिल जाएगा, चौथे प्रोग्राम को भी 2 मिली सेकेंड मिल जाएगा, फिर दोबारा पहले प्रोग्राम के पास आएगा, उसको दोबारा 2 मिली सेकेंड देगा। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम में होता यही है कि थोड़ा थोड़ा टाइम सारी जॉब्स को एक जैसा मिलता है और सारी जॉब्स रन होती हैं, लेकिन ये मिली सेकेंड इतना फास्ट होता है कि हम जज नहीं कर सकते कि ये कब एक जॉब चली और कब दूसरी। ठीक है, यानी कि सेकंड का ये 100वां हिस्सा 1000वां हिस्सा हो जाता है, तो 1000वें हिस्से को सेकंड को जज करना बहुत मुश्किल है। तो लेकिन ये जो है होता है ऐसे ही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ यही है कि रेस्पॉन्स टाइम जो होता है ना वो शुड बी लेस देन 1, 1 सेकंड से कम होना चाहिए। रेस्पॉन्स जो है कोई भी, यानी कि कोई भी जॉब चला रहा होगा 1 सेकंड से कम में चल जानी चाहिए। अगर 1 सेकंड का डिले आ रहा है तो फिर ये सिस्टम फ्लॉप हो जाएगा टाइम शेयरिंग वाला, क्योंकि डिले आएगा, 1 सेकंड का 2 सेकंड का डिले आएगा, तो जो मकसद है टाइम शेयरिंग का वो फौत हो जाएगा। यूजर को लगेगा सारे प्रोग्राम जो है अलग अलग चल रहे हैं, एक साथ नहीं चल रहे। तो फायदा जब ही है जब 1 सेकंड के अंदर अंदर सबका रेस्पॉन्स आ जाए। Each user has at least one program execution in memory। ठीक है, हर यूजर के कम से कम एक प्रोग्राम तो मेमोरी में चला रहा होगा। प्रोग्राम को हम प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अभी जब बार बार ये लफ्ज यूज होगा प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब कोई प्रोग्राम है जो कि रन हो रहा है, जो इस वक्त मेमोरी में रखा हुआ है, जो रन हो रहा है, और जो मेमोरी में रखा है उसको हम कहते हैं प्रोसेस। ठीक है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड द प्रोसेस। कोई प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको हम प्रोसेस कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये लफ्ज बार बार आएगा। अच्छा, इफ सेवरल जॉब्स रेडी टू रन एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में मल्टीपल जॉब्स रन हो रही है एक ही वक्त में, तो फिर हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जाहिर है सीपीयू स्केजुलिंग करनी पड़ेगी। फिर ऊपर सीपीयू स्केजुलिंग करेंगे, स्केजुलिंग परफॉर्म करेंगे कि भाई जो है किस जॉब को कितना टाइम मिलना चाहिए। if processor don't fit in memory, if processes don't fit in memory, अगर प्रोसेसर सारे मेमोरी में नहीं आ सके, रैम थी 1 जीबी की और 1 जीबी की रैम फुल हो गई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रैम है 1 जीबी की और 1 जीबी की रैम जो है फुल हो गई, तो फिर स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट है कि चीजों को रैम से निकाल के हार्ड डिस्क पे रख दिया जाता है, वक्ती तौर पे स्वैपिंग होती है। ठीक है, स्वैप आउट का मतलब है चीज पेज, यानी कि मेमोरी की उन हिस्सों को निकाल दिया, कुछ हिस्सों को निकाल के हार्ड डिस्क पे रख दिया, तो ये स्वैप आउट हो गया और यहाँ जगह खाली हो गई। अब नया प्रोग्राम यहाँ आ जाएगा जो चल सकता है। वापसी दोबारा इसको हार्ड डिस्क से यहाँ लाना है तो उसको कहेंगे स्वैप इन। ठीक है, इन और आउट चलता रहता है। कोई भी टास्क कंप्लीट होगा उसकी जगह खाली हो जाएगी, फिर जगह बन जाएगी, फिर दूसरा टास्क स्वैप इन कर लिया जाएगा। ये पूरा चैप्टर है वर्चुअल मेमोरी का जो आखिर में आएगा इस कोर्स के, तो उसमें डिटेल समझाई जाएगी इसको। वर्चुअल मेमोरी के एल्गोरिथम्स भी हैं, किस एल्गोरिथम के तहत जो है पेज इन और आउट होते हैं। कोई क्वेश्चन तो नहीं है स्लाइड में? तो यही दिखाया गया है कि मल्टी प्रोग्राम सिस्टम का लेआउट दिखाया है। मल्टीपल जॉब्स हैं, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, और ये पूरा जो है दिखाया गया रैम को, ये रैम है, ये पूरी रैम है, और एक रैम के अंदर जो है मल्टीपल जॉब्स रखी हुई है। मल्टीपल जॉब का मतलब मल्टीपल प्रोग्राम, तो एक जॉब ये रही, एक जॉब ये रही, एक जो 3-4 जॉब्स हैं यहाँ पे। ठीक है, 4 जॉब्स रैम में मौजूद हैं जिनको चल रही है और साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम भी है रैम में। जाहिर ऑपरेटिंग सिस्टम तो रहेगा ना, विंडोज तो रहेगी, रैम से बाहर जाएगी तो विंडोज रैम से जब भी बाहर जाएगी जब विंडोज शटडाउन होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह रहती है हमेशा रैम में, और ये एरिया कहलाता है यूजर एरिया, ये एरिया कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम एरिया, जिस एरिया के अंदर जो ग्रे रंग से दिखाया गया। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एरिया है। यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल जो है, जिसकी हमने शुरू में बात की थी, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है वो यहाँ एग्जिस्ट करता है ग्रे एरिया के अंदर, जो कि
रैम जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एरिया होगा। बाकी जो एरिया होता है वो सारा यूजर एरिया होता है। यूजर एरिया होता है, यहाँ पर यूजर के जो एप्लीकेशन चल रही हैं, यूजर के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, वो यहाँ पर इस एरिया के अंदर लोड किया जाता है। तो ज़ाहिर है 4 जॉब्स है तो मल्टी प्रोग्राम सिस्टम है। मल्टी प्रोग्राम का मतलब है ज़ाहिर है एक से ज़्यादा प्रोग्राम रैम में आ सकते हैं और चलेंगे और चल रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है मल्टी प्रोग्राम सिस्टम्स का। इनके दरमियान स्केजुलिंग होगी कि किस एल्गोरिथम के तहत ये सारे चलेंगे एक साथ। और ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जो है इंटरप्ट ड्रिवन होता है। इंटरप्ट जो है वो हार्डवेयर से भी आ सकता है, इंटरप्ट जो है वो सॉफ्टवेयर से भी आ सकता है। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, हार्डवेयर इंटरप्ट बाय वन ऑफ द डिवाइसेस, किसी भी डिवाइस से हार्डवेयर इंटरप्ट आ सकता है, माउस कीबोर्ड वगैरह। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को हम ट्रैप भी कहते हैं, एक्सेप्शन या ट्रैप। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर से जनरेट होता है। जैसे एग्जांपल है डिवाइड बाय जीरो, किसी भी नंबर को डिवाइड बाय जीरो करोगे तो एरर आएगा। वो एरर जो है वो सॉफ्टवेयर का एरर है और वो जो है हैंग कर देगा एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन को रोक देगा। कोई भी सॉफ्टवेयर रुक जाएगा इस एरर की वजह से। कहीं भी डिवाइड बाय जीरो किया या किसी भी रिक्वेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी भी सर्विस की रिक्वेस्ट की, तो उसके लिए भी जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो जनरेट करता है एक्सेप्शन। तो बहरहाल ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में जो है देख ली थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरप्ट ड्रिवन होता है, इंटरप्ट के ऊपर काम कर रहा होता है। इंटरप्ट की दोनों किस्में हैं, हार्डवेयर की भी और सॉफ्टवेयर की। अच्छा, यहाँ पर ये बताया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेशंस की हम बात कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशंस के अंदर ड्यूअल मोड होता है। ठीक है, ड्यूअल मोड होता है। ड्यूअल मोड ऑपरेशन का मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना अपने आप को बचाता है दूसरे प्रोग्राम से, क्योंकि प्रोग्राम तो बहुत सारे चल रहे हैं ना, प्रोग्राम्स तो बहुत सारे चल रहे हैं। एमएस ऑफिस भी चल रहा है, इंटरनेट भी चल रहा है, ठीक है, और गेम्स भी चल रहे हैं, कैलकुलेटर भी, जब 10 काम चल रहे हैं सीपीयू मतलब आपके का पास। अब विंडोज को अपने आप को तो बचाना है ना, कि विंडोज ये तो नहीं चाहेगा कि मेरे दूसरे प्रोग्राम चल रहे हैं तो वो विंडोज मुतासिर हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कि तो वो कैसे प्रोटेक्ट करता है? ड्यूअल मोड के जरिए, ड्यूअल मोड के जरिए प्रोटेक्ट करता है। तो दो मोड कौन से? एक मोड है यूजर मोड, दूसरा मोड है कर्नल मोड। ठीक है, तो कर्नल मोड पे जब होता है तो कर्नल मोड का मतलब क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मोड है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड चलेंगी। ये यूजर मोड है, इसमें यूजर की कमांड चलेगी। तो स्विचिंग होती रहती है। कर्नल मोड से कभी ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर मोड पे चला जाता है, यूजर मोड से कभी ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल मोड पे चला जाता है। दोनों के अंदर यानी कि दोनों मोड्स के ऊपर शिफ्टिंग होती रहती है। और ये शिफ्टिंग कैसे होती है? मोड बिट के जरिए। मोड बिट इन्वॉल्व होती है। एक बिट होती है जिसको मोड बिट कह रहे हैं, वो जीरो होती है। जाहिर जीरो बिट या तो जीरो होगी या बिट वन होगी। ठीक है, तो जब जीरो होगी तो वो कर्नल पे है, वन पे है तो यूजर पे है। आगे मैं दिखाता हूँ, डायग्राम भी आ रही है इसकी। तो कुछ इंस्ट्रक्शन होती है जो कि कर्नल मोड पे चलती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसी होती है। आपने देखा होगा कभी आप कोई चीज इंस्टॉल कर रहे होते हो अपने पीसी पे, वो कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट चाहिए, तो वो आपसे यूजर ने पासवर्ड मांग लेता है एडमिनिस्ट्रेटर का बाजू का। तो जब आप दे देते हो वो पासवर्ड तो वो प्रिविलेज मोड पे चला जाता है, फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल उस पे एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर कर्नल की जो कमांड्स हैं वो चलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये देखा होगा आपने ज्यादातर इंस्टॉलेशन के अंदर ये चीज ज्यादा आती है। अगर राइट्स नहीं है तो वो आपको जो है ना वो, क्योंकि आप यूजर मोड पे होते हो तो उस पर आपके राइट्स नहीं होते। कर्नल मोड पे आओगे तो उसके लिए आपको कर्नल मोड पे शिफ्ट करने के लिए आपसे राइट्स के लिए पासवर्ड मांगता है। इस तरह से मुख्तलिफ सिस्टम कॉल जनरेट होती रहती है। देखो कर्नल मोड पे जाने के लिए देखो, आपने अपने पीसी से कोई प्रिंट आउट भेजा है फॉर एग्जांपल, पीसी से कोई आपने प्रिंट आउट भेजा, और प्रिंटिंग के ऊपर जो रिक्वेस्ट जा रही है ना उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व है बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली आपकी इंस्ट्रक्शन को लेके जाएगा प्रिंटर के पास। वो प्रिंटर का ड्राइवर लोड करेगा, प्रिंटर के ड्राइवर को देखेगा, आपकी कमांड को देखेगा, अपने कौन सा चीज प्रिंट आउट के लिए दिया है वो देखेगा, और फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम ये अपनी जिम्मेदारी के ऊपर प्रिंटर के पास वो रिक्वेस्ट भेजेगा। तो जब आपने प्रिंटर के लिए भेजा तो फौरन मोड चेंज होता है, वो कर्नल मोड पे चला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जब आप काम कर रहे थे, टाइप कर रहे थे, तब तो यूजर मोड पे था, लेकिन जैसे ही प्रिंट आउट के लिए भेज दिया
तो फौरन कर्नल मोड पे चला गया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने चार्ज संभाला और उसको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो कमांड्स थी वो चला दी और उससे आपका प्रिंट आउट निकला है। तो बार बार शिफ्टिंग होती रहती है कर्नल मोड से यूजर मोड, यूजर मोड से कर्नल मोड, और उसके लिए जो दरकार होती है वो मोड बिट के जरिए से 0-1 के जरिए से ये मोड जो है यूजर और कर्नल के चेंज होते रहते हैं। इसी चीज को हम ड्यूअल मोड कहते हैं। वर्चुअल मैनेजर मशीन के चले इसके बारे में तो बाद में बात कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर ये दिखाई गई ये डायग्राम। तो ग्रे एरिया में ऊपर जो है यूजर प्रोसेस है, नीचे कर्नल है। तो यूजर का प्रोसेस है, यूजर का जो काम चल रहा है वो नीचे यहाँ चल रहा है यूजर एरिया में। ठीक है, ये यूजर मोड है, यूजर मोड है। ठीक है, यहाँ पर बिट क्या हुई हुई है 1, मोड बिट 1 हुई हुई है, मोड बिट 1 हुई है तो यूजर मोड के ऊपर तो यूजर के काम चल रहे हैं। अब सिस्टम कॉल है। सिस्टम कॉल का मतलब क्या है? सिस्टम कॉल का मतलब है कि अब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल की जा रही है, कोई काम या प्रिंट आउट भेजना है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट करना है, तो इसको कहते हैं सिस्टम कॉल। ठीक है, सिस्टम एक कॉल करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, और ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जब रिक्वेस्ट आएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जब रिक्वेस्ट आएगी तो अब ये कौन सा मोड पे आ गया? यूजर मोड से किस मोड पे आ गया? कर्नल मोड पे आ गया। यूजर मोड से ही कर्नल मोड पे आ गया। अब कर्नल मोड पे आ गया तो मतलब क्या है? इसने बिट 0 कर दी, पहले बिट 1 थी अब बिट 0 कर दी। ठीक है, अब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ने चार्ज संभाल लिया, कर्नल ने चार्ज संभाल लिया। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जो भी सिस्टम कॉल आई थी, जिस चीज की अगर प्रिंट आउट की सिस्टम कॉल आई थी तो प्रिंट आउट के लिए जो प्रिंट आउट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो प्रिंट आउट की कमांड आई थी, प्रिंट आउट को एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद रिटर्न फ्रॉम सिस्टम कॉल दोबारा से ये काम कंप्लीट कर लिया, प्रिंट आउट कंप्लीट हो गया। प्रिंट आउट कंप्लीट करने के बाद दोबारा जो बिट थी उसको 1 कर दिया। 1 करने से होगा क्या? दोबारा ये कहाँ आ जाएगा? यूजर मोड पे। तो शिफ्टिंग हुई। ठीक है, यूजर मोड से कर्नल मोड पे गया, बिट चेंज हुई 1 से 0। फिर जब काम कंप्लीट हुआ, प्रिंट आउट वगैरह जो भी काम है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने करना है, उस काम को कंप्लीट करने के बाद दोबारा से मोड बिट चेंज हुई 1 से 0 से 1 और दोबारा ये यूजर मोड पे चला गया। ठीक है, तो एक्चुअली इंटरप्ट जनरेट होता है जैसी मोड चेंज होगी ना, 0 इंटरप्ट जनरेट हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एक तरह से इंटरप्ट जनरेट होगा। ये इंटरप्ट जो जनरेट होगा ये इस चीज के लिए होगा कभी मुझे प्रिंट आउट भेजना है। ठीक है, इनपुट आईओ डिवाइसेस है ना, प्रिंट आउट कौन सी है? आउटपुट डिवाइस है। तो आईओ डिवाइसेस के लिए सारा इंटरप्ट जनरेट होता है, तो इंटरप्ट जनरेट हो जाएगा जैसे ही मोड चेंज होता है। तो इंटरप्ट एक्चुअली ये निशानी होती है एक तरह से कि इंटरप्ट जनरेट हुआ है, कोई काम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम से करवाया जा रहा है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं इसमें। अच्छा जी, प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करते हैं। अब प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ये मैं आपको पहले ही बताया था। जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो, ठीक है, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो, आप प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसको हम प्रोसेस कहते हैं। जो इस वक्त प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा वो प्रोसेस नहीं कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई? प्रोग्राम और प्रोसेस में फर्क समझ में आया? प्रोग्राम जो है वो पैसिव एंटिटी है। प्रोग्राम इज अ पैसिव एंटिटी। पैसिव एंटिटी का मतलब है कि अभी रन नहीं हो रहा। जो रन नहीं हो रहा वो प्रोग्राम है, और जो रन हो रहा है वो प्रोसेस बन रहा है। प्रोसेस एक्टिव एंटिटी है जो इस वक्त रैम में मौजूद है, रन हो रहा है। ठीक है, तो वो एक्टिव एंटिटी है, लेकिन जब वो रैम से बाहर निकाल के रख दिया जाए हार्ड डिस्क पे ही, तो फिर वो पैसिव एंटिटी बन जाएगी, उसको हम प्रोग्राम कहें। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्रोग्राम में और प्रोसेस में। अच्छा जी, प्रोसेस नीड्स रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश इट्स टास्क। प्रोसेस को जाहिर रिसोर्सेज चाहिए, कोई भी प्रोसेस रन होगा उसको रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज का मतलब क्या? सीपीयू चाहिए, रैम चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए, फाइल्स चाहिए। मतलब उसको फाइल्स का मतलब वही है फोल्डर वगैरह जो फाइल्स बनाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में वो। और इनिशियलाइजेशन डेटा चाहिए होता है, जो काम आपने करवाना होता है किसी प्रोसेस से, उसके लिए जो डेटा की रिक्वायरमेंट होती है वो चाहिए होता है। तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं जो चाहिए होती हैं प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए।
Process termination requires the claim of any reusable resource. ठीक है, तो टर्मिनेशन के लिए भी किसी रिसोर्स की जरूरत पड़ सकती है। कोई प्रोसेस हो सकता है खत्म, अख्तिताम के ऊपर क्या है कि मुझे ये रिसोर्स मिलेगी तो मैं खत्म होऊंगा। तो मुख्तलिफ प्रोसेस चल रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोसेस के अलग अलग नोयत के होते हैं और हर एक की टर्मिनेशन के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस हैज वन प्रोग्राम काउंटर स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट। जैसे प्रोग्राम काउंटर का एक लफ्ज यहाँ पर आया है, ब्लू कलर में दिखाया गया है। प्रोग्राम काउंटर का मतलब क्या है? प्रोग्राम काउंटर मीन्स के अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी चलने वाली है। ठीक है, आपने सी शार्प में भी प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, तो पहले ये इंस्ट्रक्शन चलती है, फिर ये इंस्ट्रक्शन चलती है, फिर ये, ऐसे ही होता है ना। वन बाय वन जो है टॉप टू डाउन जो है इंस्ट्रक्शन चल रही होती है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है कि एक इंस्ट्रक्शन के बाद अगली ये चले, अगली के बाद उससे अगली ये चले, तीसरी? ये पॉसिबल कैसे होता है? प्रोग्राम काउंटर के जरिए। प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है, वो अपने पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चलने वाली है, जैसे अगर 3 पर मौजूद है तो अगली इसके पास जो है ना 4 का एड्रेस होगा। ये अगली इंस्ट्रक्शन जो चलने वाली है उसका एड्रेस ये अपने पास रखता है। जब 4 चलेगी तो प्रोग्राम काउंटर अपडेट कर देगा, अगली इंस्ट्रक्शन ये अपने पास 5 रख लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है प्रोग्राम काउंटर स्पेसिफाइंग लोकेशन ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट। अगली इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाली है उसका एड्रेस अपने पास रख लेता है कि ताकि वही इंस्ट्रक्शन चले जो चलनी चाहिए। ठीक है, तो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस भी हो, सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस के अंदर एक प्रोग्राम काउंटर होता है, और अगर मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस है तो हर थ्रेड के लिए एक प्रोग्राम काउंटर होगा। ठीक है, हर थ्रेड के लिए एक प्रोग्राम काउंटर होगा अगर मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस है, और अगर सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है तो उसके लिए एक प्रोग्राम काउंटर होगा। तो ये बात आपको समझ में आई, सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस और मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस क्या होता है? देखो, सिंगल थ्रेडेड का मतलब है कि जैसे मैंने एक काम करना था, डाउनलोड पे लगाना था, मैं डाउनलोड पे लगा दिया, ये एक ही काम हो रहा है, ये सिंगल थ्रेडेड है। मल्टी थ्रेडेड का मतलब क्या है कि मैंने एक काम के अंदर 10 काम किए। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक फाइल खोल, एक इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला या गूगल क्रोम खोला, गूगल क्रोम खोल के मैं मल्टीपल वेबसाइट्स जो है ना अलग अलग टैब के ऊपर खोल रहा हूँ, वो सारे उसके मल्टीपल मतलब उसके चाइल्ड प्रोसेस बनते जा रहे हैं। चाइल्ड लिखना चाहिए, मल्टीपल थ्रेड्स बनते जा रहे हैं। ब्राउजर तो एक ही है, क्रोम, लेकिन अगर उसमें मैंने 10 वेबसाइट्स अलग अलग पेजेस पे खोल ली तो 10 थ्रेड बन गए उसके, 10 थ्रेड बन गए, 10 प्रोसेस अलग अलग चल रहे हैं, वो सारे प्रोसेस जो है वो एक ही क्रोम पे चल रहे हैं। तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस। तो सिंगल थ्रेडेड भी होते हैं, मल्टी थ्रेडेड भी होते हैं। तो typically system has many processes, some operating system running concurrently on one or more CPUs. ठीक है, तो यहाँ कंकरेंसी होती है, जाहिर है मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब यही है कि एक वक्त थोड़ा थोड़ा टाइम सबको दिया जाता है ताकि सारे प्रोसेस जो है वो चल सके स्मूथली। तो प्रोसेस मैनेजमेंट की पूरी एक्टिविटीज होती है। The operating system is responsible for the following activities: creating or deleting both user and system process. ठीक है, यूजर के प्रोसेस को क्रिएट करना, डिलीट करना, सिस्टम के प्रोसेस को क्रिएट करना, डिलीट करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ठीक है, यानी कि यूजर का प्रोसेस कौन सा है? जो यूजर इनिशिएट करता है। मैंने कोई फाइल पे डबल क्लिक किया, एमएस वर्ड की फाइल में, एमएस वर्ड की फाइल मेरे सामने खुल गई, तो जाहिर है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपना पार्ट प्ले किया है। फिर मैंने इसको बंद कर दिया तो वो बंद हो गई। तो यूजर के लेकिन अगर कभी कभी मैं ऐसा करता हूँ, सिस्टम एमएस वर्ड खुला हुआ है लेकिन मैंने शट डाउन कर दिया, तो वो एक्चुअली फिर करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के वो उसको फिर वो बाय फोर्स डिलीट करता है अपने एंड पे। ठीक है, हालांकि क्रिएट यूजर ने किया था, लेकिन उसको डिलीट ऑपरेटिंग सिस्टम खुद करेगा क्योंकि शट डाउन होने जा रहा है, तो ज़ाहिर है सारे प्रोसेस किल होंगे। तो ये मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मुख्तलिफ के प्रोसेस को क्रिएट करना, डिलीट करना, सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए रोकना फिर चला देना। ठीक है, कभी कभी रोकना पड़ता है कि दूसरे की बारी आ गई, पहले को रोक देगा। प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म्स फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइज, आपस में प्रोसेस को एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करना।
प्रोसेस की आपस में दूसरा कम्युनिकेशन कैसे होती है, उसको कहते हैं प्रोसेस कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ प्रोसेस कम्युनिकेट करते हैं। प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर डेडलॉक हैंडलिंग, डेडलॉक हैंडलिंग करना। डेडलॉक का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस दूसरे का इंतजार कर रहा है, दूसरा तीसरे का इंतजार कर रहा है, तीसरा पहले का इंतजार कर रहा है, तो डेडलॉक बन गया, चल कोई नहीं रहा, क्योंकि सब एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि पहले दूसरा कंप्लीट हो तो मैं चलूं। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर है डेडलॉक का, और हम इंशाल्लाह मिड टर्म से पहले इसको कवर करेंगे। तो इसमें बहुत डिटेल के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, डिटेल के अंदर ये चीज आएगी। होल्ड एंड वेट इज डेडलॉक, जी हाँ बिल्कुल, होल्ड एंड वेट डेडलॉक है। डेडलॉक में 4 कंडीशन होती हैं, वही मैं कह रहा हूँ, जब चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। 4 कंडीशन फुल पूरी होंगी तो फिर डेडलॉक बनता है, एक कंडीशन के ऊपर नहीं है डेडलॉक। सर्कुलर वेट होता है उसमें, ठीक है, होल्ड एंड वेट भी होता है, सर्कुलर वेट भी होता है, रिसोर्स की नॉन प्रीएम्पशन भी होती है, नॉन प्रीएम्पशन। तो 4 इसके अंदर चीजें हैं, वो हम करेंगे बाद में जब उस चैप्टर पे आएंगे। अच्छा, मेमोरी मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो बेचारे सारे प्रोग्राम्स तो रैम में ही एग्जीक्यूट होते हैं, और रैम के अंदर जो है वो, अब रैम के अंदर भी मैनेजमेंट होती है पूरी, ठीक है, कौन सा प्रोग्राम रैम में रखा जाए, ठीक है। लिखा है कि all or part of the data is needed by program must be in memory. Memory management determines what is memory and when, optimizing CPU utilization and CPU, यानी कि बहुत सारे काम होते हैं रैम के ऊपर करने होते हैं। डेटा कब रखा जाए, डेटा का कौन सा पार्ट जो है रैम पे रखा जाए, कौन सा पार्ट इस पर डेटा का यूज हो रहा है रैम के अंदर, डिसाइडिंग विच प्रोसेस और पार्ट्स thereof and data to move into and out of, किस चीज को रैम से बाहर लाया जाए, किस चीज को रैम के अंदर लाया जाए। क्योंकि जाहिर है रैम अगर फुल हो गई तो फिर रैम से बाहर जो है वो रख हार्ड डिस्क पे रख दी जाती हैं बहुत सारे प्रोसेस। तो ये सारी चीजें मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, रैम से जो, इसका भी पूरा चैप्टर है मेमोरी मैनेजमेंट का। स्टोरेज मैनेजमेंट का अंदर तो स्टोरेज, ये सारी स्टोरेज की चीज आ जाती है, जिसके अंदर आपकी हार्ड डिस्क आ गई, टेप ड्राइव्स आ गई, ठीक है। तो ये तो ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कर रहा होता है अपने एंड पे भी, क्योंकि हार्ड डिस्क को भी एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर रहा है। आपकी हार्ड ड्राइव हो गई और आपकी डीवीडी वगैरह, वो भी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ही उन सबको मैनेज कर रहा होता है। तो फाइल्स बनाते हो, फोल्डर्स बनाते हो, डायरेक्टरीज का मतलब क्या है, फोल्डर्स। तो फाइल को ज्यादातर जो है डायरेक्टरीज के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी कि फोल्डर्स के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्टिविटीज कौन कौन सी है, क्रिएटिंग और डिलीटिंग फाइल्स, फोल्डर को क्रिएट, फाइल्स को क्रिएट करना, डिलीट करना, फोल्डर को क्रिएट करना, डिलीट करना, ठीक है, ये स्टोरेज के काम है सारे। मैपिंग फाइल्स ऑन टू सेकेंडरी स्टोरेज, हार्ड डिस्क पे रखना, ठीक है, ये सारे काम, बैकअप बनाना सबका, ये सारे स्टोरेज से रिलेटेड एक्टिविटीज है। तो ये आपने देखा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक्टिविटीज भी परफॉर्म करता है। फ्री स्पेस मैनेजमेंट, ये हमने ज्यादातर एंड्रॉइड में तो बहुत होता है, ये एंड्रॉइड में आपने देखा होगा बार बार जो है वो रैम फुल हो जाती है या उसकी स्पेस फुल हो जाती है, तो वो कहता है कि जो है ना वो आपकी कुछ चीजें हैं जो कि काफी देर से यूज नहीं हो रही, उसको वो डिलीट कर देता है। फिर आपसे पूछ के तो कहता है ये तीसरी रिसोर्स बच जाएगी, ये चीजें अगर आप हटा दें, तो आप हटा देते तो सारी रिसोर्स जो है वो। तो ये मैनेजमेंट फ्री, ये जो स्पेस की मैनेजमेंट है, विंडोज भी कर रहा होता है अपने एंड पे, लेकिन चूंकि विंडोज के पास स्टोरेज बहुत ज्यादा है तो हमें इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन एंड्रॉयड में हमें ये मसला बहुत बार बार पेश आता है। तो वहां पर मैनेजमेंट जो है स्पेस की बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो डिस्क क्लीनिंग वगैरह ये सारी चीजें इसमें आ जाती है, डिस्क स्केजुलिंग भी आती है, तो ये सारी चीजें उसमें आती है। टर्शरी स्टोरेज किसे कहते हैं, टर्शरी स्टोरेज कहते हैं जो आपकी डीवीडी सीडीज लगी है, टर्शरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज तो हार्ड डिस्क हो गई, टर्शरी स्टोरेज डीवीडी सीडी जो ऑप्टिकल स्टोरेज है, और जो मैग्नेटिक टेप है, फ्लॉपी वगैरह, वो भी आपकी टर्शरी में काउंट होती है। तो ये भी सारी ऑपरेटिंग सिस्टम ही एप्लीकेशन ही मैनेज कर रही है। तो वॉर्म एक कॉन्सेप्ट है, वॉर्म का मतलब क्या है, राइट वंस रीड मेनी टाइम्स, राइट वंस रीड मेनी टाइम्स, ठीक है। जैसे CDRW, DDRW इसमें, ठीक है, तो एक मरतबा लिख दें, मेनी पर टाइम्स पढ़ सकते हैं आप उसको, बार बार इसको रीड कर सकते हो।
अच्छा, फिर ये जो है ये आप सिर्फ डायग्राम के अंदर दिखाया गया है सिर्फ नॉलेज के लिए कि ये कुछ लेवल्स दिखाए गए। लेवल 1 ये नेम दिए गए, जैसे रजिस्टर है। स्टोरेज के मुख्तलिफ लेवल है। एक रजिस्टर है, इसमें भी स्टोरेज हो रही है, कैशे में भी स्टोरेज हो रही है, रैम पे भी स्टोरेज हो रही है, सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी पे भी स्टोरेज हो रही है, मैग्नेटिक ड्राइव पे भी स्टोरेज हो रही है। ये साइज दिखाया है, 1 KB से कम, 16 MB से कम, 64 GB से कम, 1 टेराबाइट से कम, 10 टेराबाइट से कम मैग्नेटिक। तो ये अलग अलग दिखाया गया है। और बस यहाँ पर बैंडविड्थ कितनी, एक्सेस टाइम, बैंडविड्थ, ये हर एक स्टोरेज का मीडियम का अलग अलग यहाँ पर जो है स्टोरेज का दिखाया गया इस टेबल में। ये तो स्लाइड स्किप कर देते हैं। अब यहाँ पर माइग्रेशन ऑफ डेटा ए फ्रॉम डिस्क टू रजिस्टर, ठीक है, यानी कि डिस्क से रजिस्टर के अंदर डेटा जाएगा। ये हार्ड डिस्क में रखा हुआ डेटा यहाँ से उठ के रैम पे गया, ठीक है। यहाँ पर एक डेटा को कह रहे हैं ए, तो यहाँ से उठ के रैम पे गया, रैम से उठ के कैशे में चला गया, कैशे से उठ के रजिस्टर में आ गया। तो मतलब ये इसको कहते हैं कि जो है ना डेटा जो है वो डिस्क से रजिस्टर के अंदर कैसे जाता है, उसका सीक्वेंस दिखाया। तो इसको कहते हैं कैशे कोहेरेंसी। Multiprocessor environment must provide cache coherency in hardware such that all CPUs have the most recent values in their cache. तो जाहिर है वो कैशे जो है वो सबसे रिसेंट वैल्यू जो है वो रजिस्टर के पास होगी। रजिस्टर के अंदर कोई वैल्यू नहीं मिलती तो कैशे से उठाई जाएगी, कैशे में कोई वैल्यू नहीं मिलती तो रैम से उठाई जाएगी, रैम में कोई वैल्यू नहीं मिलती तो हार्ड डिस्क से उठाई जाएगी। तो मतलब कोशिश करता है प्रोसेसर रजिस्टर से ही वैल्यू लेने की। अगर रजिस्टर में मिल जाती है तो उसको इतना फासला तय करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जाहिर रजिस्टर के पास अगर कोई चीज नहीं होगी तो वो कैशे में चेक करेगा, फिर वो बैकवर्ड चलेगा हार्ड डिस्क तक। अगर हार्ड डिस्क में होगी तो फिर उसको रैम पे लोड किया जाएगा, फिर वो फॉरवर्डिंग होगी उसकी। अच्छा जी, वन पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू हाइड peculiarities of hardware device from the user। ये तो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। प्रोटेक्शन, जाहिर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम प्रोटेक्शन भी है, ठीक है। आपने देखा होगा लैब में भी आप जब यूज करते हो कीट में यूजर नेम पासवर्ड आपको मिलता है, और इसीलिए होता है कि जाहिर इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक से आपको बचाया जा सके। उसके लिए आपको सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि एक तो सिक्योरिटी वैसे भी सिक्योरिटी में आपको पता है आजकल बहुत सारे वायरसेस वॉर्म्स वगैरह हैं। डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब क्या है कि आपकी मशीन पे इतना अटैक किया जाता है कि आपकी मशीन पे रेस्पॉन्स ही नहीं कर पाती, ठीक है। थर्ड पार्टी से इतना ज़्यादा अटैक किए जाए। तो बहरहाल ये तो बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। डिनायल ऑफ सर्विस काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो ये आप पढ़ोगे जब आप सिक्योरिटी का एक अलग कोर्स है क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, उसमें पढ़ोगे आप डिटेल में। अच्छा जी, यूजर आईडी पासवर्ड ये आपको पता है, आपको मिलता है लैब के अंदर, हम यूज करते हैं, ये भी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रुप आईडीज भी होती है, ग्रुप बना लिए जाते हैं, ठीक है, तो उसके जरिए से भी सिक्योरिटी मेंटेन होती है। तो बाकी ये जो है सर्कुलर लिंक लिस्ट के जरिए से जो है वो भी मतलब जो है सिंगुलर लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट के जरिए से जो है वो मतलब ये जो प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा होगा लिंक लिस्ट का, तो कर्नल इन्हीं डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करता है ज्यादातर एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए। लिंक लिस्ट के जरिए से वो जाता है, ठीक है। एक डेटा को दूसरे डेटा को एक्सेस करता है आप, तो कर्नल आप अपने अंदर लिंक लिस्ट बना लेते हैं काफी चीजों की, और लिंक लिस्ट के जरिए से वो मुख्तलिफ डेटा को एक्सेस करता है। तो ये छोटा सा उसका आइडिया देने के लिए मतलब दिखाया गया। तो सर वो सर्कुलर इंग्लिश क्या था जी, सर्कुलर, ये सबसे लास्ट वाला? सर्कुलर का मतलब ये जो आखिरी नोड होती है वो पहली नोड को आइडेंटिफाई करती है।
पहली नोड को जो नोड आखिरी नोड के बाद पहली नोड पे आप आ जाते हो, ये सर्कुलर हो जाती है। सही सही है सर। डबली का मतलब होता है कि आप आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो किसी भी नोड से। सिंगली का मतलब होता है सिर्फ आगे जा सकते हो। पढ़ा होगा ना यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर। जी वो सर्कुलर वाला ना, वो मतलब समझ में नहीं आया था कि सर्कुलर क्यों लिखा हुआ है ना, तो इस वजह से पूछा था बस, बाकी तो ठीक। अच्छा, ये तो हम नहीं कर रहे, ये कर्नल का डेटा स्ट्रक्चर, हैश फंक्शन वगैरह, ये तो सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें हैं, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। बाकी ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स, ये चलिए कर लेते हैं। ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स में आपको पता है जो हम नॉर्मल कंप्यूटर यूज करते हैं, जिनके अंदर एक ही मशीन ज्यादातर हम यूज कर रहे होते हैं घरों में, और वो जनरल पर्पज मशीन होती है। और नेटवर्क कंप्यूटर्स अगर हम देखें तो ये जैसे नेटवर्क कंप्यूटर्स के अंदर लैब वगैरह में जो आप यूज करते हो, तो उसमें उसके वो भी सारे थिंक लैंड्स कहलाते हैं। और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज यूज होता है, जाहिर है, लेकिन सर्वर एडिशन यूज होता है, विंडोज का सर्वर एडिशन। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्वर एडिशन आप सर्वर एडिशन इंस्टॉल करते हो किसी भी मशीन पे, तो वो डोमेन बन जाता है, ठीक है। हमारा जैसे कीट के अंदर डोमेन है kit.edu.pk, तो डोमेन बनता है, डोमेन के सारे मेंबर्स बनते हैं, और उसके जरिए से जो है वो फिर जो नेटवर्क के ऊपर जो है कंप्यूटर्स आपस में एक ही नेटवर्क पे आ जाते हैं। मेंबर बनाना पड़ता है डोमेन का। वायरलेस नेटवर्क के जरिए से भी आप कनेक्टिविटी कर लेते हो नेटवर्क पे, ठीक है। तो ये तो खैर ऑब्वियस सी चीज है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर मुख्तलिफ हेट्रोजीनियस कंप्यूटर्स हैं। कुछ कंप्यूटर्स आपके लैन पर रखे हुए हैं, कुछ वैन पर हैं, ठीक है। यानी कि अब आप टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट के जरिए से हम कम्युनिकेशन कर लेते हैं। अब देखो, जैसे आप फेसबुक यूज करते हो, फेसबुक की एप्लीकेशन दुनिया में कई जगहों पे चल रही है, और किसी एक सर्वर पे नहीं होगी, मल्टीपल सर्वर्स पर है, ठीक है। तो ये सारी डिस्ट्रीब्यूटेड की एग्जांपल है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूट्यूब की एक यूट्यूब जो है किसी एक मशीन के ऊपर इंस्टॉल नहीं होगा, बल्कि एक यूट्यूब जो है वो कई बहुत सारी मशीन्स के ऊपर ये स्प्रेडेड होगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के जरिए से जो है ना, इतनी बड़ी हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस को जो है चलाया जाता है, ठीक है। जैसे फेसबुक हो गई, यूट्यूब हो गई, इस तरह की।